गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का करंट अफेयर्स के हमारे आज के इस सेशन में। आज 11 दिसंबर 2023 है, तो चलिए अपने इस सेशन की ओर आगे बढ़ते हैं। आज के लाइव सेशन में थोड़ा सा नेटवर्क इशू था, सो वी हैव डिसाइडेड टू अपडेट दिस क्लास इन द रिकॉर्डेड फॉर्म। सो हियर वी गो, यहाँ पे हम लोग इसे कंटिन्यू कर रहे हैं। सो ये कई सारे आर्टिकल्स हैं जो आज के इस सेशन से हमें डिस्कस करने हैं, बट बिफोर दैट हम देखेंगे कि हेडलाइंस में क्या है। यहां पर आप द हिंदू को ओपन करते हैं तो बिल्कुल फ्रंट पेज पर आपको आर्टिकल मिलता है, दैट इज अबाउट COP28 डॉक्यूमेंट। संडे को इसका ड्राफ्ट तैयार किया गया है, ये कोई फाइनल डॉक्यूमेंट नहीं है, इट इज जस्ट अ ड्राफ्ट। ऑल्दो संडे को जो डॉक्यूमेंट तैयार किया गया है दैट इज मेयरली अ ड्राफ्ट। जो फाइनल डॉक्यूमेंट है वो कल यानी कि ट्यूसडे को रेडी होने की प्रोबेबिलिटी है। एज वी कैन सी कि ग्लोबल टेम्परेचर 1.1 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा ऑलरेडी हो चुका है प्री इंडस्ट्रियल लेवल से, और हमारा टारगेट है इसे 1.5 डिग्री सेल्सियस के नीचे रोकना। अभी कैसे हो पाएगा ये तो देखने वाली बात है, बट सीरियस एफर्ट्स यहाँ पर किए जा रहे हैं, ये नोटवर्दी है। यहाँ पर हम इस बात को लेकर क्रेडिट दे सकते हैं। ठीक है, वी कैन सी हियर, यहाँ पर ये जो आर्टिकल है थोड़ा पॉलिटिकल आर्टिकल है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने अपनी गवर्नमेंट बनाई है और वहां के जो सीएम हैं वो विष्णुदेव साई को चुना गया है। 2 डिप्यूटी सीएम भी चुने गए हैं और रमन सिंह जी को स्पीकर बनाने का मसौदा तैयार किया गया है। पॉलिटिकल आर्टिकल है, आपके लिए सिर्फ इतना काफी है जानना कि छत्तीसगढ़ के नए सीएम हैं विष्णुदेव साई। पैरेलली आप इसी द हिंदू को नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, you'll get कि मायावती जी ने अपने सक्सेसर को अपने भतीजे के रूप में चुना है, नेफ्यू आकाश आनंद, जिसके बाद उन्हें काफी बैकलैश भी फेस करना पड़ा है। लोगों का ये कहना है कि वो डाउन टोडन सेक्शन की बात करती हैं, तो क्या उन्हें पार्टी में कोई और व्यक्ति नहीं मिला जिसे वो अपना सक्सेसर डिक्लेयर कर सके एक्सेप्ट फ्रॉम अ फैमिली मेंबर। तो ये भी आर्टिकल पॉलिटिकल ही है, बट ठीक है, द हिंदू के फ्रंट पेज पर है तो हमने थोड़ी सी बात करी। हम शुरुआत करेंगे अपने पहले आर्टिकल के साथ, दैट इज अबाउट इंडियाज एक्सट्रीम रेन इवेंट्स। जब से क्लाइमेट चेंज का दौर शुरू हुआ तब से ये माना जाने लगा कि जो रेन पैटर्न्स हैं या फिर वेदर इवेंट्स हैं वो इतने ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल हो गए हैं बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज कि आप पता नहीं कर सकते कि कब क्या कैसे होगा। इंडिया का जो मानसून है उसमें कुछ वेल नोन फीचर्स हमें देखने को मिलते हैं। ग्लोबल वार्मिंग के आ जाने के बाद मानसून का लगभग हर एस्पेक्ट अफेक्ट हुआ है, जैसे कि कभी तो बहुत तेज बारिश का हो जाना और कभी बारिश का ना होना, बारिश का देर से शुरू होना, पहले चले जाना या बहुत लंबे समय तक रुके रहना। जो मानसून ब्रेक होते हैं यानी कि मानसून के समय में बारिश के बीच में ड्राई डेज का टाइम वो बढ़ गया है। कुछ एरियाज में बहुत एक्सट्रीम रेनफॉल होती है, फ्लडिंग आ जाती है। इन सभी चीजों को ग्लोबल वार्मिंग की वजह से कॉज माना जाता है, और ऐसा भी माना जाता है कि चूंकि मानसून के आ जाने के बाद इनके पैटर्न्स में इतने ज्यादा चेंजेस हो चुके हैं, नाउ वी कैन नॉट डिटरमाइन कि कब कौन सा वेदर इवेंट हमारे सामने आएगा। ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट्स की बात करते हैं तो मानसून का देर से आना और उसका विड्रॉल अफेक्ट होना ये कॉमन फीचर है। सीजनल रेनफॉल में डिक्लाइन, लैंड और ओशन में डिफरेंसेस की जो हीट डिफरेंसेस हैं उनकी वजह से रेनफॉल पैटर्न में जो चेंजेस आए हैं। लॉन्गर ड्राई स्पेल्स, यहां पे ड्राई स्पेल्स से हमारा मतलब मॉनसून ब्रेक से है। अब ऐसा तो है नहीं कि बारिश शुरू होती है तो लगातार बारिश होती ही रहती है, 2-4 दिनों के लिए बारिश बंद हो जाती है फिर से शुरू हो जाती है। तो ये जो बारिश बंद हो जाती है इसे मॉनसून ब्रेक कहा जाता है। मॉनसून ब्रेक का जो पूरा पीरियड है ये लंबा हो गया है, पहले छोटा हुआ करता था। वेट स्पेल्स की इंटेंसिटी भी बढ़ गई है। जब बारिश होती थी तो मान लो 4-5-6 दिन, एक हफ्ते बारिश हो रही है, नॉर्मली हो रही है। अब अचानक से इतनी ज्यादा बारिश हो जाती है कि फ्लडिंग आ जाती है। इसे ग्लोबल वार्मिंग के साथ कैरेक्टराइज किया जाता है। आईएमडी ने फोरकास्टिंग में काफी अच्छी बातें प्रिडिक्शन में अवेल कर ली हैं। रेन इवेंट्स को हम पहले बता पाते हैं, लेकिन इनका फोरकास्ट अभी भी अनफोर्सीन हेवी रेन के लिए बहुत अच्छी तरीके से सूटेबल नहीं है। एल निनो या लानिना ही हमारा मेन आधार होता है जब भी हम ऐसे फोरकास्टिंग मेथड्स के जरिए फोरकास्ट करते हैं, और यहां पर भी हमें मेयरली 60% की एक्यूरेसी मिलती है। हमें बेटर ग्लोबल रिलेशंस चाहिए तभी, ताकि हम बाकी के एजेंसीज के साथ मिलकर कोऑर्डिनेशन बिल्ड करके अच्छी जानकारी इकट्ठा कर सकें। स्टेशनरी एलिमेंट की बात करते हैं, जैसे कि हम शुरुआत में बात कर रहे थे कि एक जनरल परसेप्शन है कि ग्लोबल वार्मिंग के आ जाने के बाद ये बता पाना कि कौन सा वेदर इवेंट कब होगा मुश्किल है, लेकिन इसके बावजूद हमें एक स्टेबल कॉरिडोर देखने को मिलता है जो कि लगभग 120 सालों से मेंटेन्ड है। 2019 से पीछे जाकर आप 1901 से ये पूरा डेटा ले सकते हैं। तो 1901 से लेकर 2019 के बीच में हमें एक पैटर्न देखने को मिलता है। इस पैटर्न में 2 कॉरिडोर्स डेवलप हो रहे हैं। एक कॉरिडोर यहाँ वेस्ट बंगाल
और उड़ीसा के रीजन में डेवलप होता है, और दूसरा कॉरिडोर गुजरात और राजस्थान के इस रीजन में डेवलप हो रहा है। इन दोनों कॉरिडोर्स में जो एक्सट्रीम इवेंट्स हैं ये लगभग एक जैसे हैं, और 100 सालों में यहां पर बदलाव नहीं आया है। तो डिस्पाइट ग्लोबल वार्मिंग हमें एक सिंक्रोनाइज पैटर्न इस रीजन में फिर भी देखने को मिल रहा है। एनालिसिस की इनसाइट से हमें समझ में आता है कि कुछ कंसिस्टेंट एक्टिव नॉट्स हैं जहां पर रेनफॉल के जो इंसिडेंट्स हैं वो लगभग एक जैसे 100 सालों से ही बने हुए हैं। मॉनसून की स्टेबिलिटी के क्या फायदे नुकसान हैं? ये जनरल बिलीफ के ऑपोजिट है कि ग्लोबल वार्मिंग के बाद जो स्टेशनरी एलिमेंट्स हैं वेदर इवेंट्स में वो नहीं देखने को मिलते। तो सच्चाई तो ये है कि देखने को मिलते हैं। इस कॉरिडोर की सिग्निफिकेंस ये है कि यहाँ पे एक्टिव या ब्रेक पीरियड्स जो है वो हमें पता चल जाते हैं। इससे फोरकास्टिंग इंप्रूव की जा सकती है। एग्रीकल्चर, वाटर, एनर्जी का जो नुकसान है हम उसे भी रिड्यूस कर सकते हैं। हमारा जो अगला आर्टिकल है वो स्टोन जो फिश के ईयर के विद इन पाए जाते हैं उसके बारे में है। फिशेस के पास एक काइंड ऑफ स्टोन होता है उनके कानों के पास। साइंटिस्ट उसे बिल्कुल वैसे ही पढ़ सकते हैं जैसे कि वो ट्री की रिंग्स को पढ़ते हैं। जो टूना फिश हैं या कोई भी फिश, आप उनके कानों के हिस्सों को जब अलग करेंगे तो वहां पर आपको एक ओटोलिथ मिलता है, काइंड ऑफ सॉफ्ट स्टोन, सॉफ्ट बोन आप कह सकते हो, इसे ओटोलिथ कहा जाता है। आप उसे निकाल लो। निकालने के बाद आप उसे माइक्रोस्कोप पे लेकर जाओ। जब आप उसे माइक्रोस्कोप पे लेके जाओगे तो वो कुछ ऐसा दिखेगा। ये उसका न्यूक्लियस है। इससे पता चलता है कि क्या सिचुएशन रही होगी जब उस फिश का बर्थ हुआ। और ये जो रिंग्स डेवलप होते हैं ये उसकी एज बताते हैं कि वो फिश किस एज की है। फर्दर इन रिंग्स का जो पैटर्न है वो अलग अलग फिश में अलग अलग होता है, और जो इनका पैटर्न है वो ये भी बता देता है कि कौन से फिश किस तरीके के वाटर में रही है या उसने कब कहां कैसा माइग्रेशन किया है, उसकी हेल्थ के ऊपर पानी का क्या इंपैक्ट रहा है। ये सारी चीजें आप इस ओटोलिथ में पाई जाने वाली रिंग्स के जरिए पता कर सकते हैं। ये रिंग्स बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे कि आपको पेड़ों में रिंग्स देखने को मिलती हैं। ट्रीज में पाए जाने वाले रिंग्स जैसी ही रिंग्स ये भी हैं। ये काफी काम की चीज है और साइंटिस्ट इसको स्टडी भी करते हैं। तो फिश के ओटोलिथ को स्टडी करके हम एनर्जी एक्सपेंडिचर और टेम्परेचर इंपैक्ट दोनों की जानकारी ले सकते हैं। मतलब एक फिश कितना एनर्जी कंज्यूम कर रही है और अगर ओशन का टेम्परेचर बढ़ता है तो उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। हमने देखा कि टेम्परेचर के बढ़ने की वजह से किसी भी फिश का मेटाबॉलिज्म इंपैक्ट होता है, तो अपना खाना नहीं पचा पाती अगर टेम्परेचर बढ़ गया तो। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से एनर्जी अलोकेशन जो है वो डिफर कर रहा है सीज में, ओशंस में। इससे मछलियों को नुकसान हो रहा है। फूड से एनर्जी का कन्वर्जन का जो रेट है वो डिक्लाइन कर रहा है और इससे इनकी ग्रोथ अफेक्ट हो रही है। अटलांटिक ब्लूफिन टूना की हम बात करते हैं। कोल्डर वाटर में ये अच्छा परफॉर्म करती हैं, इनका मेटाबॉलिज्म बड़ा अच्छा रहता है। हालांकि ओवर पॉपुलेशन की वजह से, ओवर फिशिंग की वजह से इनकी पॉपुलेशन क्रैश करी है। टेम्परेचर और मेटाबॉलिज्म के बीच में एक कनेक्शन बिल्ड किया गया जिसमें पाया गया कि कोई भी टूना फिश अपने खाने को सबसे बेहतर पचा पाती है, जब समंदर का टेम्परेचर 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास हो। अगर टेम्परेचर इसके ऊपर गया तो इन्हें दिक्कत होने लग जाती है। वार्म वाटर्स इनके लिए सूटेबल हैं। फ्यूचर प्रोडिक्शन, जो क्लाइमेट मॉडल हैं वो प्रोजेक्ट करते हैं कि 28 डिग्री सेल्सियस का थ्रेशोल्ड आप मान सकते हो। अगर ओशन वाटर का टेम्परेचर इसके ऊपर गया तो फिश की पॉपुलेशन डिक्लाइन करने लग जाएगी और आपको इसके लिए तैयार रहना होगा। हमारा जो अगला आर्टिकल है वो ये है कि हम कैसे इकोनॉमी को ग्रो करते हुए अपने प्लेनेट को बचा सकते हैं। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने COP28 के दौरान एक बहुत ही स्पेसिफिक इनिशिएटिव लॉन्च किया एंड दैट वाज ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव। क्या है ये ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव? मैं आपको बताता हूं। अभी अक्टूबर की बात है, गवर्नमेंट ने इंडिया में नेशनल लेवल पे ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम लॉन्च किया था। एंड व्हाट वाज दैट ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम? इस ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम में हमने ये बोला कि कोई ऑर्गेनाइजेशन है, NGO है, कोई इंडिविजुअल है या कोई और बॉडी है, अगर वो इन्वायरमेंट को बचाने के लिए कोई काम करते हैं, तो सपोज उन्होंने खूब सारे पेड़ लगा दिए या वेस्ट को मैनेज किया, तो उससे जो इन्वायरमेंट बचा उसके लिए उन्हें इसकी एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अब कई सारी एंटिटीज हैं जो पोल्यूशन फैलाती हैं, उन्हें अपने क्लाइमेट टारगेट्स मीट करने हैं, तो वो इन एंटिटीज से जाकर इस सर्टिफिकेट को बाई कर सकती हैं क्योंकि इन्होंने क्लाइमेट को प्रिजर्व करने के लिए काम किया है। तो इस तरीके से क्लाइमेट क्रेडिट इनिशिएटिव भी वर्क करेगा।
COP28 में ट्रेडेबल ग्रीन क्रेडिट्स को क्रिएट करने की बात की गई। इसका अच्छा इंपैक्ट होगा क्योंकि इंडस्ट्रीज सबसे ज्यादा पोल्यूशन कॉज करती हैं। इंडिया की जो स्टील इंडस्ट्री है वो 2070 तक नेट जीरो एमिशन के टारगेट के लिए काम कर रही है, जहां पे हम कोशिश करेंगे कि हमारा स्टील सेक्टर एनर्जी इफिशिएंट बन जाए। ये एक बैलेंसिंग एक्ट की तरह काम करेगा। डेवलपिंग कंट्रीज का सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि क्लाइमेट चेंज को काउंटर करने के लिए जिस भी प्रयास की बात की जाती है उसमें इन डेवलपिंग कंट्रीज का जो डेवलपमेंट है उसे टारगेट कर लिया जाता है। हमें कुछ ऐसे एफर्ट्स चाहिए जिससे कि हम क्लाइमेट चेंज को रोक सकें, एनवायरमेंट को बचा सकें, लेकिन पैरेलली ये डेवलपिंग कंट्रीज डेवलप भी कर सकें। गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऐसे होने चाहिए जिससे कि ये देश अपना नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन का टारगेट भी मीट कर लें और अपनी डेवलपमेंटल प्रायोरिटीज को भी ध्यान में रख लें। हमें इंक्लूसिव अप्रोच अपनाना होगा जहां पर सोसाइटी के हर मेंबर को इंक्लूड किया जाए, चाहे वो वर्कर हो, कम्युनिटी हो, उनका सपोर्ट बहुत ही जरूरी होगा। ग्रीन इंडस्ट्रियल पॉलिसीज हमें ऑप्ट करनी होंगी। हमें ग्रीन टेक अडॉप्शन की ओर फोकस करना होगा। कोई भी ऐसी कंपनी जो ग्रीन टेक्नोलॉजी के लिए काम कर रही है, हमें उन्हें सब्सिडी देनी होगी, उन्हें फाइनेंसेस में हेल्प करना होगा, उन्हें टैक्स बेनिफिट देना होगा, तभी जाके ये पूरा सेक्टर ग्रो कर पाएगा। हमें परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स डिसाइड करने होंगे, हमें इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स डेवलप करने होंगे जो एनर्जी इफिशिएंट हों, हमें लोगों को रीस्किल करना होगा, हमें अल्टरनेटिव लाइवलीहुड्स ढूंढने होंगे ताकि जो ग्रीन सेक्टर है वर्कर्स उसमें जाके काम कर सकें। हमें सर्कुलर इकोनॉमी की प्रैक्टिसेस को बढ़ावा देना होगा जहां वेस्ट मिनिमाइज हो और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज हो जाएं। इंडिया ने क्या एफर्ट्स किए? इंडिया ने लॉन्च की PLI स्कीम। ठीक है, PLI स्कीम में अगर कोई भी ऐसा सेक्टर है जो एडिशनल प्रोडक्शन करता है तो उसे लिंक किया जाए, उसे थोड़ा इंसेंटिवाइज किया जाता है। सरकार अपनी ओर से उनको कुछ सब्सिडी वगैरह दे देती है। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, दैट इज PLI स्कीम। तो सरकार ने PLI स्कीम को सोलर और ग्रीन हाइड्रोजन के साथ साथ कई सारे और क्लाइमेट ओरिएंटेड सेक्टर्स में प्रमोट किया ताकि यहां पर जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो, और सरकार अपनी ओर से उनको असिस्टेंस देने को भी तैयार है। ग्लोबल सपोर्ट जरूरी है। डेवलपिंग कंट्रीज को टेक्नोलॉजी चाहिए, फाइनेंस चाहिए और कैपेसिटी बिल्डिंग चाहिए ताकि वो अपने क्लाइमेट गोल्स को पूरा कर सकें, लेकिन अपनी जो डेवलपमेंटल नीड्स हैं उनको भी साथ के साथ आगे बढ़ा सकें। हमें इंक्लूसिव डिसीजन मेकिंग की जरूरत है। अच्छा कंसल्टेशन हो इंडस्ट्री का, लेबर का, कम्युनिटीज का। इस होलिस्टिक अप्रोच के साथ ही बात बन पाएगी। पैरेलली हमारा जो अगला आर्टिकल है वो अंटार्कटिका के बारे में है। आज से लगभग 42 साल पहले 6 दिसंबर 1981 को 21 मेंबर्स का एक क्रू अंटार्कटिका पहुंचा। हमने एक नॉर्वेजियन शिप MV पोलर सर्किल का सहारा लिया। गोवा के मुर्मुगांव हार्बर से हमारे ये साइंटिस्ट निकले और ये पहुंच गए अंटार्कटिका। इस ऑपरेशन को नाम दिया गया ऑपरेशन गंगोत्री। ये इंडिया की ओर से पहला साइंटिफिक एक्सपीडिशन था जो अंटार्कटिका के लिए गया था। 6 दिसंबर 1981 को इसको गोवा से लॉन्च किया गया था। 21 लोग इसमें शामिल थे। इस एक्सपीडिशन को लीड किया गया था मरीन बायोलॉजिस्ट डॉक्टर SJ कासिम जी के द्वारा। वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद सभी देश अंटार्कटिका के ऊपर कब्जा जमाने में लग गए थे। वो वहां पे माइनिंग करना चाहते थे, मिलिट्री बेस बनाना चाहते थे। 1956 में इंडिया ने यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली में एक प्रपोजल रखा और उसको नाम दिया गया द क्वेश्चन ऑफ अंटार्कटिका, जहां पे भारत की सरकार ने यह मुद्दा उठाया कि अंटार्कटिका को हमें डीमिलिटराइज करना चाहिए। अंटार्कटिका को लेकर होड़ नहीं होनी चाहिए, वो एक क्लाइमेट सेंसिटिव रीजन है। रिजल्टेंट 1959 में अंटार्कटिक ट्रीटी साइन की गई 12 देशों के द्वारा, जिसके तहत अंटार्कटिका में पूरी तरीके से मिलिट्री एक्टिविटीज को बैन कर दिया गया और मिनरल एक्सप्लोरेशन को भी रोक दिया गया। हालांकि इंडिया ने जब 1981 में अपना प्रोग्राम चलाया फॉर द अंटार्कटिका तो इसे कई सारे परसेप्शंस के साथ देखा गया। इसका एक पॉलिटिकल परसेप्शन भी रहा। ऐसा माना गया कि उस समय इंदिरा गांधी जी की चूंकि सरकार थी तो देखा गया कि इंदिरा गांधी जी ग्लोबल लेवल पर अपनी पावर और इन्फ्लुएंस को एसर्ट करना चाहती हैं, एंड दैट इज द रीजन कि उन्होंने अंटार्कटिका में कदम रखे। इनिशियल डिफिकल्टी रही ये भी पता करने में कि आखिर हम अपना वेसल वहां कहां डॉक करें। मीडिया में, ग्लोबल मीडिया में भी इंडिया के इस स्टेप को काफी अलग तरीके से देखा गया और कहा गया कि इंडियंस आर क्वाइटली इन्वेडिंग अंटार्कटिका। इंडियंस ने बड़े चुपके से अंटार्कटिका के ऊपर हमला कर दिया है।
कई तरीके के पॉलिटिकल क्वेश्चन रेज किए गए और इंडिया के इंटेंशन को भी क्वेश्चन किया गया। खैर, इंडिया का जो भी इंटेंशन था वो अब 40 साल बाद तो कम से कम दुनिया को क्लियर हो ही गया होगा। हमारा जो अगला आर्टिकल है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में है। हमने कई तरीके के आर्टिकल्स, न्यूज़ देखे और सुने हैं। कुछ समय पहले हमने देखा कि रश्मिका मंदाना जी का जो कि एक साउथ इंडियन एक्ट्रेस हैं, नॉर्थ इंडियन मूवीज़ में भी वो काम करती रहती हैं, बॉलीवुड की मूवीज़ में भी उनकी एक बड़ी प्यारी सी मूवी आई हुई है जानवर, ठीक है, उसमें भी उन्होंने काफ़ी अच्छा एक्ट किया हुआ है। उनका एक डीप फेक वीडियो वायरल हुआ था जहाँ पे उन्हें अनडिग्निफाइड तरीके से पोर्ट्रे किया गया। उस वीडियो क्लिप को तैयार करने के लिए डीप फेक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया गया। फर्दर ऐसे कई सारे केसेस और आते रहते हैं। नरेंद्र मोदी जी की वॉइस को, उनके वीडियोस को मैनिपुलेट करके आपके सामने दिखाया जाता रहता है और उनकी केमिस्ट्री को पोर्ट्रे करने की कोशिश की जाती है इटली की जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके साथ। ऐसे कई सारे वीडियो सर्कुलेशन में रहे और इसे तो खुद प्राइम मिनिस्टर ने भी एक्नॉलेज किया कि ये एक एक्चुअली में सीरियस बात है। कुछ समय पहले एक खबर और भी आई थी, साउथ कोरिया में एक रोबोट ने एक व्यक्ति को जान से मार दिया। ये कहना थोड़ा सा गलत होगा, वो एक एक्सीडेंट था। एक्सीडेंट कैसा था? एक्चुअली में वो जो रोबोट था उसका काम था बॉक्सेस को उठाकर जो पैनल्स होते हैं उस पर रखना ताकि वो सामान एक जगह से दूसरी जगह असेंबल हो सके। वो व्यक्ति उस रोबोट को टेस्ट करने के लिए गया था। उस रोबोट ने उस व्यक्ति को एक बॉक्स समझ लिया और उसने उसे उठा के मशीन पर रख दिया जिससे उसका चेहरा कुचल गया और वो मारा गया। अब इसने कई तरीके के इश्यूज रेज किए, बड़ा ह्यू एंड क्राई हुआ कि एक रोबोट ने एक इंसान को मार दिया। एक्चुअली में उस रोबोट ने इंसान के ऊपर अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से हमला नहीं किया था, वो बस अपना रूटीन टास्क परफॉर्म कर रहा था। मतलब जैसे वो बॉक्सेस को उठाकर पैनल पे रखता है, बिल्कुल वैसे उसने एक इंसान को उठा के पैनल पे रख दिया, ये समझ के कि वो एक बॉक्स है। लेकिन इसके बाद कई तरीके के सवाल इवॉल्व होकर आए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर हमारे क्या मॉडल्स होने चाहिए। हमने हॉलीवुड की कई सारी मूवीज में रोबोट्स को इंसानों के ऊपर हमला करते हुए देखा है, लेकिन क्या ये सच में हो सकता है? ये भविष्य में होगा कि नहीं होगा, ये बात की बात है, लेकिन उसके लिए हमारे पास एक प्रॉपर रेगुलेशंस तो होने ही चाहिए। और ईयू ने, जो यूरोपियन पार्लियामेंट है, उसने ईयू के मेंबर्स के साथ मिलकर 37 घंटे तक लगातार बातचीत की और इस बातचीत के दौरान इन रेगुलेशंस के ऊपर काफी कुछ तैयार किया गया। 2024 तक इसे प्रपोज किया गया है, 2025 तक ये हो सकता है इफेक्टिव भी हो जाए। जो ट्रस्टवर्दीनेस है हम उसे फोस्टर करेंगे। यहाँ पे ईयू के जो स्टार्टअप्स हैं, रिसर्चर्स हैं, उनके साथ एक यूनिक लीगल फ्रेमवर्क डेवलप करने की कोशिश की जाएगी जिसमें एआई का इस्तेमाल कैसे किया जाए उसको लेकर थोड़ी सी क्लैरिटी हो। कैसे फाइल को कंप्लेन करना है अगर एआई रूल्स को वायलेट किया गया तो। फेशियल रिकॉग्निशन के ऊपर थोड़ी नकेल कसी जाए। बैंड एप्लीकेशन जैसे फेशियल रिकॉग्निशन, बिहेवियर कंट्रोल, आप किसी व्यक्ति की वीडियो को किसी और व्यक्ति की वीडियो में कन्वर्ट कर दे रहे हो, यहाँ पे थोड़ा सा चैलेंज है, यहाँ पे काम करना होगा। कई सारे हाई रिस्क एप्स हैं, सेल्फ ड्राइविंग कार्स, यहाँ पे प्रॉपर सर्टिफिकेशन हो। कुछ मीडियम रिस्क एप्स हैं जैसे कि चैट बॉट्स, इनके ऊपर भी प्रॉपर रेगुलेशंस रिक्वायर्ड हैं। इंडिया का क्या स्टैंड? हम तो अभी भी उस मोड में हैं कि हम डिजिटल पब्लिक इंफ्रा डेवलप करें जिसकी मदद से गवर्नेंस आसान हो जाए। एआई का रियल लाइफ में जो एप्लीकेशन है, हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, गवर्नेंस, लैंग्वेज ट्रांसलेशन, हम उसमें उसका काफ़ी फ्रिक्वेंटली इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी राजीव चंद्रशेखर जी ने एम्फेसाइज किया कि हमें सॉवरेन एआई डेवलपमेंट करना चाहिए जिसे हम सही तरीके से रेगुलेट भी कर पाएं। हमारा अगला आर्टिकल नेचुरल वेजिटेशन के लॉस के बारे में है जो कावेरी बेसिन में हुआ है। ऐसा पाया गया कि 1965 से लेकर 2016 के बीच में 12,850 स्क्वायर किलोमीटर का जो वेजिटेशन था वो लूज कर गया, खत्म हो गया। ऐसा एक स्टडी में पाया गया। हमने देखा कि तमिलनाडु अपना, यहाँ पे कर्नाटका अपना 3/4 वेजिटेशन खो चुका है और तमिलनाडु अपना 1/5 वेजिटेशन खो चुका है। ओवरऑल हमने 46% अपना नेचुरल वेजिटेशन इंडिया में खो दिया है, जिसमें 35% डेंस फॉरेस्ट हैं और 63% डिग्रेडेड वेजिटेशन है जो लॉस हुआ है। अफेक्टेड एरियाज में ब्रह्मगिरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बंदीपुर नेशनल पार्क, नागरहोल नेशनल पार्क, कावेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी शामिल हैं। हिस्टोरिकल क्रॉपिंग एरिया मतलब कि क्रॉपिंग एरिया, इरिगेटेड लैंड को इंक्रीज करने के चक्कर में तमिलनाडु और कर्नाटका में भी काफ़ी वेजिटेशन का लॉस हुआ। अब इतना डेटा आपके काम का नहीं है, उसे आपको देखने की जरूरत भी नहीं है। पानी की डिमांड बढ़ी, इसकी वजह से भी जो वेजिटेशन है वो सूखते चले गए
और कुछ डोमिनेंट एक्टिविटीज में एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर शामिल रहा, जिसने हमारी वेजिटेशन को खत्म किया। कल्प्रिट फैक्टर, किस वजह से ऐसा हुआ? इनअप्रोप्रिएट क्रॉपिंग पैटर्न, कभी भी कोई भी फसल लगा देना, पानी का सही तरीके से इस्तेमाल न करना, ऐसी फसलों को बार बार उगाना जो बहुत ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट जताते हैं, रिवर्स का सही तरीके से इस्तेमाल ना करना, सैंड को माइन कर लेना, कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट ना होना। कॉन्सिक्वेंसेस क्या है? फॉरेस्ट एरिया खत्म होने लगा, एनवायरमेंट के ऊपर जोर पड़ा और पानी की डिमांड बढ़ने लगी। सोल्यूशन क्या हो सकता है? हमें इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट के ऊपर फोकस करना होगा। रेगुलेशंस लार्ज स्केल पर ऐसे हों जिससे कि हम कैसी फसलों को उगाएं जो पानी की कम रिक्वायरमेंट जताते हों। मोनोकल्चर, जो एक तरीके की फसल को ही उगाया जाता है, इकोलॉजी को रिस्टोर करना और इंडस्ट्रियल मेजर्स को ऑप्ट करना ताकि पानी को ट्रीट करके ही बाहर छोड़ा जाए। हमारा जो अगला आर्टिकल है वो मैरिटल रेप के बारे में है। अभी मामला ये है कि एक केस हुआ था, वो जो केस है उसमें जो आरोपी थे उनके ऊपर कई तरीके के आरोप उनकी वाइफ के द्वारा लगाए गए। वो आरोप सेक्शन 498A, 323, 504, 377 इन सभी का पार्ट थे। सीधे सीधे आसान भाषा में कहूं तो उस व्यक्ति के ऊपर उनकी पत्नी के द्वारा कई तरीके के आरोप लगाए गए, जिसमें डाउरी का मांगना, डोमेस्टिक वायलेंस ये शामिल थे। लेकिन उसमें एक गंभीर आरोप ये भी था कि उनके साथ फोर्सफुल सेक्सुअल एक्ट करने की कोशिश की गई, जिसे आप मैरिटल रेप कहेंगे। अगर कोई व्यक्ति विवाह के शादी के बाद अपनी पत्नी के साथ जोर जबरदस्ती करता है, उनके साथ बिना उनकी मर्जी के सेक्सुअल रिलेशन स्टैब्लिश करने की कोशिश करता है, तो उसे मैरिटल रेप कहा जाता है। लेकिन क्या मैरिटल रेप इंडिया में क्राइम है? प्रेजेंट स्टेटस में नहीं, इंडिया में मैरिटल रेप क्राइम नहीं है। जो ट्रायल कोर्ट था, ये पूरा मामला गाजियाबाद का है, जो ट्रायल कोर्ट और अपीलेट कोर्ट रहे, उन्होंने इन सभी आरोपों को सही माना, इंक्लूडिंग मैरिटल रेप, कि ये जो बात है ये गलत है। लेकिन इसके बाद ये पूरा मामला जाता है इलाहाबाद हाई कोर्ट में। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि बाकी के आरोप तो चलो ठीक है, समझ में आते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस हो सकता है, डाउरी की डिमांड हो सकती है, लेकिन मैरिटल रेप को कंसीडर नहीं किया जा सकता अगर वाइफ की उम्र 18 साल या उससे अधिक है तो। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सभी आरोपों को अपहेल्ड किया, लेकिन कहा कि एक पर्सन प्रोटेक्टेड है मैरिटल रेप की कंडीशन से अगर वाइफ की उम्र 18 साल के ऊपर है तो। ये एज बेस्ड प्रोटेक्शन एक केस के तहत मिली हुई है, जहां पे इंडिपेंडेंट थॉट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस का रेफरेंस दिया गया इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा, जहां पे ये कहा गया कि अगर वाइफ की उम्र 15 साल से 18 साल है, यूं तो देखो 18 साल से कम उम्र की बच्ची की शादी नहीं की जा सकती, लेकिन कई बारी मैरिजेस हो जाती हैं, और अगर हो गई हैं तो 15 साल से 18 साल की उम्र की विद इन अगर वो बच्ची है तो वहां पे जो ये एक्ट होगा उसे मैरिटल रेप की कैटेगरी में डाला जाएगा। लेकिन अगर महिला की उम्र 18 साल से अधिक है तो इसे मैरिटल रेप नहीं माना जाएगा। सेक्शन 377 से यहां पर पर्सन प्रोटेक्ट हो जाएगा। ये प्रोटेक्शन कॉन्टिन्यूसली भी रहता है बिकॉज इस मामले को अभी सुप्रीम कोर्ट सुन रहा है कि मैरिटल रेप को यहां पर काइंड ऑफ वायलेंस या काइंड ऑफ क्राइम माना जाए या फिर ना माना जाए। मध्य प्रदेश का जो हाई कोर्ट है उनका ओपिनियन ये था कि जो सेक्शन 375 है आईपीसी का, जहां पे रेप के केसेस इंक्लूड किए जाते हैं, वहां पर अगर कोई भी ऐसा केस नहीं बनता जहां पे कंसेंट का मामला ना आए, जैसे अगर आप एक मैरिड रिलेशनशिप में हैं तो ये कंसेंट का जो इशू है वो इंडिया के सोशल कस्टम के हिसाब से एलिमिनेट कर दिया जाता है, तो ऐसी कंडीशन में एक व्यक्ति को मैरिटल रेप के केस से बाहर रखा जाएगा। तो ये पूरा मामला यहां पर निकल के आया है, और अभी लीगल स्टैंड क्या है कि पिटीशंस पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट के सामने मैरिटल रेप को लेकर। जब तक सुप्रीम कोर्ट ये एक्नॉलेज नहीं करता कि इस केस में सजा होगी या नहीं होगी, तब तक तो देखो इस मामले में सजा नहीं दी जा सकती। क्रिमिनल पेनल्टी का कोई प्रावधान अभी इस मामले में नहीं है, मैरिटल रेप में नहीं है। तो लेजिस्लेशन में अगर भविष्य में कोई बदलाव होता है तो जरूर ये बात आएगी। हालांकि सभी पहलुओं को देखना होगा। मैरिटल रेप इंडिया की एक गंभीर समस्या है। कई बार महिलाओं का ये आरोप होता है कि हाँ, उनके साथ जोर जबरदस्ती की गई, और किसी भी महिला के विल की अगेंस्ट में कोई भी व्यक्ति उन्हें प्रेशराइज नहीं कर सकता, उन्हें किसी भी एक्ट के लिए बाध्य नहीं कर सकता, चाहे वो उनका हस्बैंड ही क्यों ना हो। ये तो एक बेसिक ह्यूमन राइट सभी के लिए अवेलेबल होना चाहिए। लेकिन इस प्रोविजन का एक्सटेंसिव मिसयूज हो सकता है, चूंकि ये जो आरोप हैं इसके लिए सिर्फ विमेन की टेस्टिमनी ही काफी होगी,
किसी भी और तरीके की प्रूफ की जरूरत पड़ेगी नहीं। तो यहां पर किसी भी व्यक्ति के गिल्टी साबित होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी, उसने अपराध किया हो या ना किया हो। और यही कारण है, क्योंकि एक प्राइवेट अफेयर है, जो एक सेक्सुअल एक्टिविटी है वो प्राइवेट अफेयर है, यहां पर आप साबित नहीं कर पाओगे कि आप सही हो या गलत हो, तो इसके मिसयूज की प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा रहेगी। यही कारण है कि मैरिटल रेप का मुद्दा आज भी इंडिया में अटका हुआ है। मैं आपसे आपका ओपिनियन इस मुद्दे पे जानना चाहूंगा कि आपकी क्या राय है। एक और तो विमेन का बेसिक राइट है कि कोई भी उनके साथ जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता, चाहे वो उनका हस्बैंड ही क्यों ना हो। और दूसरी ओर इस प्रोविजन के मिसयूज के हाई प्रोबेबल चांसेस हैं, जिसके बाद कई सारे इनोसेंट लोग फंस जाएंगे और उनकी जिंदगी जेल में बीत जाएगी, जबकि हो सकता है कि उनका वो क्राइम हो ही ना। तो आपका क्या ओपिनियन है, क्या इंडिया में मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज किया जाए या फिर ना किया जाए? अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर दीजिएगा। कल जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था उसका जवाब देता हूं लास्ट सेशन में कि हैवी वाटर का क्या इस्तेमाल है, तो ये न्यूट्रॉन्स की स्पीड को स्लो डाउन कर देता है। फर्दर इंडिया की रैंकिंग जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में है उसे रिलीज किया जाता है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। और अब मैं आपसे पूछूंगा आज के लिए सवाल। यहाँ पे कुछ फेमस प्लेसेस हैं, आपको बताना है कौन सा किस नदी के किनारे है। पंढरपुर, चंद्रभागा, तिरुचिरापल्ली, कावेरी, हम्पी, मालप्रभा। सही जवाब कमेंट बॉक्स में चाहिए। एक और सवाल आपसे पूछूंगा प्रीवियस ईयर का ही कि इनमें से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या करने में सक्सेसफुली कैपेबल होगा? वो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन को कम कर सकता है, मीनिंगफुल शॉर्ट स्टोरीज या गाने क्रिएट कर सकता है, डिसीज को डायग्नोज कर सकता है, टेक्स्ट टू स्पीच कन्वर्ट कर सकता है, या वायरलेस ट्रांसमिशन में हेल्प कर सकता है। ये इस सवाल का जवाब भी आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इस पूरे सेशन की पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। और भी कोई जानकारी मुझे शेयर करनी होती है तो मैं वहीं करता हूं, जैसे कि आज हमारी लाइव क्लास जब नहीं हो पाई तो मैंने वहां पे जानकारी साझा कर दी कि अनफॉर्चुनेटली हमारी क्लास नहीं हो पाई है और हम इसे रिकॉर्डेड फॉर्म में अपडेट करेंगे, ठीक है। तो ऐसी जानकारियां भी मैं वहीं पे साझा करता हूं। आप में से ज्यादातर लोग उस टेलीग्राम चैनल पे जुड़ चुके हैं, जो नहीं जुड़े हैं जरूर से उसे ज्वाइन कर लें इस क्यूआर कोड को स्कैन करके। लास्ट में मैप बेस्ड क्वेश्चन, ये है यूरोप का मैप और यहाँ पर रेड कलर में स्पॉटेड ये जो कंट्री है इसका नाम और कैपिटल आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। जैसा कि मैं बार बार कहता हूं, गूगल मत करिएगा, एटलस निकालिए, यूरोप को स्पॉट करिए और आइडेंटिफाई करिए इस कंट्री को और आंसर करिए मुझे कमेंट बॉक्स में। उम्मीद करता हूं ये सेशन आपको इंफॉर्मेटिव लगा और आपने इससे फायदा उठाया, जिससे आपकी करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन बेहतर चल रही है। मिलेंगे आपसे एक और सेशन में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।